कुछ दोस्त मिलकर एक बोट ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन उनको क्या पता था ये बोट ट्रिप उनके लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। एक भयानक तूफान से उनकी नाव पलट जाती है। फिर उन्हें समुद्र में एक रहस्यमयी खाली जहाज मिलता है। जहाज पर चढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये जहाज खाली नहीं है, कोई न कोई उन पर नजर रखे हुए है जो उनको एक एक करके मारना चाहता है और ये शिप एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लेडी जेस को दिखाते हुए होती है, जो अपने बेटे टॉमी को गले से लगाकर कह रही थी कि तुमने बस एक बुरा सपना देखा है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। दरअसल टॉमी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसकी एज तो बढ़ रही थी पर उसका दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा था। अगले दिन जेस एक बोट ट्रिप पर जाने वाली है और वो उसी की तैयारी कर रही है। जेस जब बाहर से कपड़े लेने जाती है तो उसे गार्डन में टॉमी की टूटी हुई बोट दिखाई देती है। दूसरी ओर टॉमी से कलर नीचे गिर जाता है। जेस कलर को साफी कर रही होती है, तभी उसके घर की कोई बेल बजाता है। पर जैसे ही जेस बाहर जाकर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। जेस फिर से अपना सामान पैक करने लगती है, पर जब वो टॉमी से भी चलने के लिए कहती है तो वो उससे मना कर देता है और वो जेस की कोई बात नहीं मानता। जेस उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर वो फिर भी नहीं तैयार होता, जिस वजह से जेस उसे घर पर ही छोड़कर अकेले ही बोट ट्रिप पर निकल जाती है। जेस वहाँ पहुंचकर अपने दोस्त ग्रेग से मिलती है। जेस कुछ परेशान लग रही होती है। ग्रेग उससे पूछता है तुम क्यों परेशान हो, पर जेस उससे थकान का बहाना कर देती है। फिर ग्रेग जेस को अपने बाकी फ्रेंड से मिलवाता है। उनमें से एक कपल शैली और डॉनी और शैली के दो फ्रेंड हैदर और विक्टर होते हैं। वो सभी अपनी बोट जिसका नाम ट्रायंगल था उससे ट्रिप के लिए चल देते हैं। जेस कुछ देर बाद नाव में सो जाती है, जहाँ उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है जिसमें वो किसी बीच पर होती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। हैदर जेस को परेशान देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जेस उससे कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है और उसने सपने में क्या देखा वो अब भूल चुकी है। दूसरी तरफ विक्टर ग्रेग से पूछता है कि जेस तो अपने बेटे को भी साथ में लाने वाली थी, पर वो उसे साथ में क्यों नहीं लेकर आई। ग्रेग कहता है कि उसने कहा है कि उसका बेटा स्कूल गया है, पर विक्टर बोलता है कि आज तो संडे है और आज के दिन स्कूल बंद रहते हैं। जिस पर ग्रेग कहता है कि जेस का बेटा शायद ऐसे स्कूल में जाता होगा जो हर रोज खुलता होगा, तुम इस पर ध्यान मत दो, ट्रिप को एंजॉय करो। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी नाव की तरफ एक भयानक तूफान आने लगता है। ग्रेग दूसरे शिप से रेडियो पर कनेक्ट होने की कोशिश करता है और तभी दूसरी तरफ से रेडियो में, जिसमें एक क्रीपी सी आवाज में एक लड़की कह रही थी कि वो हम सबको मार रही है, पर ग्रेग कुछ समझ नहीं पाता। जिसके बाद ग्रेग का उस लड़की के साथ रेडियो संपर्क टूट जाता है। अब वो सभी तूफान से बचने की कोशिश करते हैं। तूफान इतना तेज था कि उनकी नाव पलट जाती है, पर लाइफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच जाती है और वो सब पलटी हुई नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं, पर हैदर कहीं नहीं मिलता। तूफान थम जाने के बाद उन्हें एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है जिसका नाम एओलस होता है। वो सभी हेल्प के लिए चिल्लाते हैं और तभी उन्हें शिप पर कोई दिखाई भी देता है, पर वो उन्हें देखकर चला जाता है। अब सब शिप पर चढ़कर शिप की जांच करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। जेस ग्रेग से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, जिस पर ग्रेग उसे कहता है तुम्हें वहम हो रहा होगा। दूसरी तरफ विक्टर और डॉनी को इस शिप की फोटो मिलती है और उस फोटो के नीचे लिखा होता है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एवल देवता के बेटे सिफिलिस 2 बार मौत के देवता को धोखा देकर बच गए हैं। सिसिफिस ने मौत के देवता से वापस आने का प्रॉमिस किया था, पर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, जिस वजह से मौत के देवता ने सिसिफिस से कहा कि तुम एक बड़े पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाओ और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम हमेशा जीवित रहोगे। पर जब सिसिफिस पत्थर को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है वो पत्थर फिर से नीचे गिर जाता है और ये चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक कि सिसिफिस को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। यहाँ ये सब पढ़ ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे वेक्टर वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे जेस की चाबी मिलती है और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि जेस तो हमारे साथ थी तो उसकी चाबी वहाँ पर कैसे आ गई। शैली कहती है कि वो शायद हैदर होगा जो यहाँ आया होगा। हैदर वही फ्रेंड था जो बोट हादसे के दौरान खो गया था। वो सभी हैदर को ढूंढने के लिए एक कमरे में आते हैं जहाँ बहुत सी खाने की चीजें होती हैं जो देखने से एकदम ताजी लग रही थी। विक्टर ग्रेग से टाइम पूछता है पर ग्रेग की घड़ी 11:30 पे
और जेस की घड़ी 8:17 पर रुक गई थी। तभी जेस को कोई दिखाई देता है और विक्टर उसका पीछा करने लगता है। जेस और ग्रेग भी विक्टर का पीछा करने लगते हैं, पर डॉनी और शैली उसी कमरे में रुकते हैं। तभी जेस और ग्रेग को कहीं से कोई आवाज आती है। वो जाकर कमरे में देखते हैं कि आईने पर खून से लिखा हुआ है कि थिएटर में जाओ। ग्रेग अब तुरंत ही थिएटर के लिए निकलता है, मगर जेस उसे मना करती है कि वहाँ पर कुछ खतरा भी हो सकता है, पर ग्रेग उसकी नहीं सुनता और वो चला जाता है। दूसरी तरफ जेस उसी कमरे में जाती है जहाँ पर ताजा खाना रखा हुआ था, पर अब वो सारा खाना खराब हो चुका था। टॉनी और शैली भी वहाँ पर नहीं होते हैं, जिस पर जेस को लगता है कि वो भी शायद विक्टर के पीछे गए होंगे। फिर तभी वहाँ अचानक से विक्टर जख्मी हालत में आता है और वो जेस को मारने लगता है। जेस भी अपने बचाव के लिए पलटवार करती है, जिससे विक्टर वहीं मर जाता है। तभी जेस को गोली चलने की आवाज आती है और वो भागकर थिएटर में जाती है, जहाँ पर ग्रेग को किसी ने गोली मार दी थी। तभी सैली जेस से कहती है कि ग्रेग मरने से पहले कह रहा था कि तुमने उस पर गोली चलाई है, और ये कहकर वो जेस से लड़ने लगती है, पर जेस कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। जिस पर डॉनी कहता है कि तुमने हमें क्यों बोला कि थिएटर में जाओ, ग्रेग ने तुम्हें बुलाया है। पर जेस को यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर तभी कोई आकर शैली और डॉनी दोनों को शूट करके वहीं मार देता है और जेस पर भी हमला करने लगता है, पर जेस उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। वो हत्यारा भी जेस का पीछा करता है, पर अब उसकी गोली खत्म हो गई थी। भागते हुए जेस को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है और वो उसे अपने पास रख लेती है, पर तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। पर जेस अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है और उसे घायल करके उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर वो हत्यारा जेस को कहता है कि सभी को मार दो, यही एक रास्ता है घर जाने का। इसके बाद वो हत्यारा शिप से नीचे कूद जाता है। कुछ समय बाद जेस को कोई आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो उसका पूरा ग्रुप, जिसमें वो भी थी, पलटी हुई नाव से हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। जेस उनको देखकर शॉक हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि जेस एक टाइम लूप में फंस गई है। अब उसका पूरा ग्रुप शिप पर चढ़ता है और जेस वहीं पर छुप जाती है। वो सब शिप पर चढ़ने के बाद बिल्कुल वैसा करते हैं जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और रियल जेस, जिसे हमने पहली बार देखा था, वो ये सब देखकर एकदम परेशान हो जाती है और उसकी चाबी वहीं गिर जाती है। वो वहाँ से भागकर उस कमरे के पास आती है जहाँ उसके फ्रेंड्स थे। वहाँ अभी आई हुई जेस रियल जेस को देखती है, जिससे उसे लगता है कि वहाँ कोई है, और ये वही सीन था जब पिछली बार जेस को कोई दिखाई दिया था। और फिर विक्टर उसका पीछा करने लगता है जैसा कि पिछली बार हुआ था, और वो रियल जेस के पास पहुंच भी जाता है, जहां रियल जेस विक्टर को कुछ बताने की कोशिश करती है, पर विक्टर को कुछ समझ नहीं आता। और उसी वक्त जेस से विक्टर को गलती से धक्का लग जाता है, जिससे उसका सिर स्टैंड में लगता है और वो जख्मी हो जाता है। अब रियल जेस वहाँ से भागकर एक कमरे में आती है, जहाँ उसे कई सारे कागज मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि सभी को मार दो जब वो नाव पर हो। अब रियल जेस भी पेपर पर यही लाइन लिख देती है, जिससे जेस भी समझ गई थी कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है, इसलिए ये सब बार बार रिपीट हो रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर कई जेस आ चुकी हैं और उन्होंने ही इस पेपर पे ये लाइन लिखी है। रियल जेस अब डिसाइड करती है कि वो इस पैटर्न को तोड़ कर रहेगी, ताकि इस टाइम लूप को तोड़ा जा सके और वो अपने बेटे से मिल सके। इसलिए अब वो गन लेकर सबको मारने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे विक्टर दिखाई देता है और तभी रियल जेस को न्यू जेस की आवाज आती है, जिससे रियल जेस न्यू जेस को मारने जाती है। विक्टर भी उसका पीछा करता है, पर वो उसे नहीं मार पाती, जिस वजह से न्यू जेस वहाँ से भाग जाती है। रियल जेस विक्टर को समझाने की कोशिश करती है, पर वो एकदम घायल होता है, जिसकी वजह से वो अपना दम तोड़ देता है। पर तभी ओल्ड जेस, जो रियल जेस से पहले आई थी, वो ग्रेग को शूट करती है और रियल जेस थिएटर की तरफ जाती है और डॉनी और शैली को बचाकर उन्हें थिएटर से बाहर निकाल लाती है, जिससे रियल जेस को लगता है कि अगर उसने ये पैटर्न तोड़ दिया तो शायद इससे ये टाइम लूप भी टूट जाएगा। रियल जेस उन्हें गन देकर कहती है कि जो भी तुम्हारे सामने आए उसे मार देना। इसके बाद रियल जेस को रास्ते में खून दिखता है और वो उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ डॉनी और शैली को लगता है कि शायद वहाँ पे कोई है, जिससे वो गन चला देती है और गोली की आवाज सुनकर रियल जेस उनके पास जाने लगती है। पर ओल्ड जेस, जिसने मास्क पहना था, वो अपना मास्क हटाकर शैली और डॉनी से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, और वो दोनों ओल्ड जेस के साथ चले जाते हैं। इधर रियल जेस डॉनी और शैली को आवाज लगा रही थी, पर वो उन्हें नजरअंदाज करने को कहती है और वो उन दोनों को एक कमरे में ले जाकर चाकू से घायल करती है, जिससे डॉनी वहीं मारा जाता है। पर शैली वहां से भागकर कंट्रोल रूम जा पहुंचती है और रेडियो से सबको बता रही थी कि वो हमको मार रही है, और ये वही कॉल की आवाज थी
जिसको ग्रेग ने पहली बार सुना था, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी कि यहाँ पर अब एक टाइम लूप कंप्लीट हुआ। तभी वहाँ पर रियल जेस आ जाती है, जिससे सैली बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब जब रियल जेस सैली का पीछा करते हुए ऊपर आती है तो यहाँ का नजारा देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ कई सारे शैली की लाशें पड़ी हुई थी। यानी कि जैसे इस रियल जेस ने पैटर्न को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है, इस पैटर्न को कोई और जेस ने दोहराया है। रियल जेस सैली को समझाने की कोशिश करती है कि तभी न्यू जेस ओल्ड जेस को किलर समझकर पानी में गिरा देती है और शैली भी अपना दम तोड़ देती है। अब फिर से पूरा ग्रुप पलटी हुई नाव पर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, जिससे रियल जेस समझ जाती है कि जब सब मर जाते हैं तो ये टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। तब तक फिर से ये ग्रुप इस शिप पर चढ़ चुका था और अब दोबारा से रियल जेस को उन्हें खत्म करना होगा। यानी कि रियल जेस को ओल्ड जेस की तरह किलर बनकर सबको खत्म करना है। अब रियल जेस कमरे में जाकर आईने पर खून से लिखती है कि थिएटर में जाओ, और वहाँ से वो शैली और डॉनी के पास जाकर कहती है कि ग्रेग ने तुम्हें थिएटर में बुलाया है। और अब रियल जेस गन लेकर सबको मारने जाती है। सबसे पहले रियल जेस थिएटर में जाकर ग्रेग को शूट करती है और वहाँ तभी न्यू जेस भी आ जाती है और अब रियल जेस शैली और डॉनी को शूट कर देती है। जैसा हमने रियल जेस के साथ देखा था कि वो अनजान किलर से बचकर भागी थी, वैसा ही अभी होता है और न्यू जेस रियल जेस से डरकर भाग जाती है। अब रियल जेस भी न्यू जेस का पीछा करती है और तभी दोनों की आपस में लड़ाई होती है। रियल जेस को लग रहा था कि अगर वो न्यू जेस के साथ सभी को मार देगी तो वो उस टाइम लूप को तोड़ देगी, पर ऐसा नहीं होता है और न्यू जेस रियल जेस को गिरने से पहले वही लाइन दोहराती है कि अगर यहाँ से निकलना हो तो सबको मार दो, और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। पर कुछ समय बाद रियल जेस की आंखें खुलती हैं जो किसी बीच पर थी, और ये वही बीच था जैसा कि उसने पहले नाव में अपने सपने में देखा था। रियल जेस वहाँ से तुरंत ही अपने घर के लिए चल देती है। घर पहुंचकर वो एक और जेस को देखती है जो टॉमी पर चिल्ला रही होती है कि तुमने अपना खिलौना गार्डन में क्यों छोड़ दिया। और फिर टॉमी रियल जेस को देख लेता है, जिस वजह से उससे कलर गिर जाता है, जिससे घर वाली जेस गुस्सा होकर टॉमी को बहुत मारती है। रियल जेस अब जाकर डोरबेल बजाती है, जो देखने के लिए जैसे ही घर वाली जेस बाहर आती है, मौका देखते ही रियल जेस हथौड़ा लेकर घर में घुस जाती है और जब घर वाली जेस अंदर आती है तो रियल जेस उस पर हमला करके उसे वहीं मार देती है और ये सब टॉमी भी देख लेता है। रियल जेस टॉमी को गले से लगाकर समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक बुरा सपना है और ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब रियल जेस घर वाली जेस की बॉडी को एक बैग में भरकर अपने कार की डिग्गी में डाल देती है और टॉमी को लेकर घर वाली जेस की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से निकल लेती है। तभी उसकी कार एक चिड़िया से टकरा जाती है और जैसे ही रियल जेस उस चिड़िया को दफनाने जाती है तो वहाँ कई और सारे चिड़िया मरे होते हैं, यानी कि यहाँ पर और भी कई जेस आ चुकी हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। कार के शीशे पर चिड़िया का खून लगे होने की वजह से टॉमी डरने लगता है, जिस वजह से रियल जेस का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। एक्सीडेंट होने की वजह से घर वाले जेस की बॉडी कार से बाहर आ जाती है और उसका बेटा भी वहाँ मारा जाता है, पर यहाँ पर रियल जेस बच गई थी। और तभी उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और रियल जेस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रियल जेस उससे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। रियल जेस अब टैक्सी में बैठकर वापस से उसी जगह जाती है जहाँ से वो बोटिंग के लिए जाने वाली थी, ताकि वो लूप को फिर से शुरू करके अपने बेटे टॉमी को वापस ला सके। टैक्सी ड्राइवर रियल जेस से कहता है कि मैंने मीटर बंद कर दिया है, क्या तुम वापस से यहाँ आओगी, जिस पर रियल जेस उससे प्रॉमिस करती है कि वो फिर से आएगी। और अब रियल जेस नाव के लिए चली जाती है। उसे वहाँ फिर से विक्टर मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम अपने बेटे को साथ नहीं लाई, जिस पर जेस कहती है कि वो स्कूल गया है। अब वहाँ पर ग्रेग भी आ जाता है और ये वही सीन था जो हमको कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ पर जेस ने थकान का बहाना बनाया था। अब रियल जेस फिर से नाव पर चढ़ती है, उसका सारा ग्रुप भी वहीं होता है। वो इस लूप से कब निकलेगी कोई नहीं जानता था और इसी ना खत्म होने वाले लूप के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शॉर्ट में कहानी ये है कि जेस अपने बेटे टॉमी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, इसलिए मौत के देवता ने उसे टाइम लूप में डाल दिया था ताकि वो अपनी गलतियों से सीख ले और अपने बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करे। और जब तक वो अपनी गलतियों से सीख कर सुधार नहीं करेगी तब तक वो इस टाइम लूप में फंसी रहेगी। और वो ड्राइवर ही मौत का देवता था जो उसे वहाँ उस बोट पर लाकर छोड़ देता था और ये उसी ग्रीस माइथोलॉजी का रेफरेंस था जो उन्होंने शिप पर पढ़ी थी। एक बात और, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।